वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, ये इंग्लिश मीडियम में चल रही है। उसका ही टॉपिक देख रहे हैं हम, डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने वाले हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC कंप्लीट देखेंगे। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। हालांकि मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया, आप वो जरूर देखना, ठीक है। When a person buys shares, bonds or debentures of a public limited company from the market, it is generally said that he was made investment. जनरली हम सब सोचते हैं ना कि शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, इसी को क्या कहते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। बट दिस इज नॉट द रियल इन्वेस्टमेंट, रेदर इट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये इकोनॉमी में रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। When one individual purchases the shares or bonds, some other one would sell them। क्योंकि शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई और बेचता है, कोई और सेल करता है आपके शेयर्स और बॉन्ड्स, और आप उसको परचेज कर लेते हैं। बस ट्रांजैक्शन, एंट्री चेंज होती रहती है। एक ही शेयर को कोई खरीदता रहता है और कोई उसको बेचता रहता है, यानी कि सेल और परचेजिंग चलती रहती है। किसमें? केवल एंट्री के रूप में, नए शेयर्स नहीं है, केवल उन्हीं शेयर्स को क्या किया जा रहा है, सेल और परचेजिंग। थस द परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स merely represents the change in ownership of assets which already exists rather the creation of new capital assets। इसलिए जो शेयर्स की सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है, वो केवल शो क्या करती है, वो केवल ओनरशिप की चेंज को शो करती है। इससे कोई नई कैपिटल का क्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो हो सकता है वो आपकी नजर से इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, वो रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट को, फिर समझते हैं। इन इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट मीन्स द न्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीन्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स एटसेट्रा एंड चेंज इन स्टॉक। तो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट क्या है? इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि नई फिक्स्ड असेट्स को बनाना या उनको क्रिएट करना, जैसे मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, उनके ऊपर अगर एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। साथ में चेंज इन स्टॉक जो होता है उसे भी कीन्स ने क्या माना है, इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट, ठीक है। तो देखिए, द चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज I इज इक्वल टू डेल्टा के। तो चेंज इन कैपिटल को ही इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कंप्लीट टॉपिक इन्वेस्टमेंट का मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखें। फिर आगे देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा कौन सा होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसी को हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं, जिसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद एक और देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है एक I बार, जिसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसे हम स्मॉल IY कहते हैं। इसका भी वीडियो डिटेल में चैनल पर अवेलेबल है, आप वो जरूर देख लें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू कीन्स, द डिसीजन टू इन्वेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। कीन्स ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाया जाता है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, टू फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर आप कोई नई कंपनी लगाना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उसको लगाने से पहले आपको ये टू फैक्टर्स को देखना होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC पर डिपेंड करता है। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किस पे डिपेंड करती है? सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट पे, और सेकंड है इसका प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स फ्रॉम कैपिटल एसेट्स। इन दोनों पे MEC डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम 1 बाय करके इसको सबको देखेंगे। अब आगे देखते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। कीन्स ने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव। आप देख सकते हैं यहां हमने Y एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए और X एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट लिया है, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है I, नेगेटिव स्लोप्ड है। क्यों है नेगेटिव स्लोप? क्योंकि हम सभी जानते हैं, सीधी सी सिंपल सी बात है कि अगर आपसे इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाएगा तो आप लोन कम लेंगे या ज्यादा। सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है,
तो आप लोन कम लेंगे या ज्यादा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी तो आप लोन क्या लेंगे, कम लेंगे, क्योंकि महंगा पड़ेगा ना आपको, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ठीक। और लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसा करेंगे आप, वो भी कम करेंगे। तो इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव। इसी की तरह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई, सस्ते में आपको लोन मिल रहा है, तो आप लोन क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। और लोन ज्यादा लेंगे तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे आप, ज्यादा करेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब यहां देखिए, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, तो इन्वेस्टमेंट ए पॉइंट के अनुसार कितना हो रहा है, I1। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होती है R2, O से लेकर R2 होती है, तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होती है, लोन ज्यादा लेने लगेंगे लोग, और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, I1 से बढ़कर इंक्रीज होकर I2 हो जाएगा, और हम कहां जाएंगे, A to B पॉइंट की ओर। तो ये है नेगेटिव रिलेशनशिप, किसमें, इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसे हम MEC कहते हैं। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट विच वुड इक्वेट द प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल असेट विद इट्स प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम। जो MEC है वो क्या है, एक रेट ऑफ डिस्काउंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट है, एक रेट है, ऐसी रेट जो क्या करेगी, इक्वेट कर देगी, किसको इक्वल कर देगी, किसको इक्वल कर देगी, प्राइस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट को किसके इक्वल कर देगी, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम। यानी कि किसी मशीन, मान लीजिए आपने कोई मशीन, टेलर एक मशीन परचेज करता है, सपोज कीजिए, उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट है, टेलर ने एक मशीन परचेज करता है, तो उस मशीन से कितनी उसको वो कपड़े सिलेगा, ठीक है, उसको फ्यूचर में कितनी इनकम होगी, ठीक है, और कितना उसको प्रॉफिट होगा, वो सारा डिपेंड करता है रेट ऑफ डिस्काउंट पर, MEC पर। यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, की कैपिटल जो आपने ली है, फिक्स्ड एसेट ली है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, कितने समय तक वो चलेगी और कितना प्रोडक्शन वो करेगी, उसी पे डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अच्छा होगा तो इसका मतलब रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स फ्रॉम कैपिटल असेट। ये देख लेते हैं ये क्या होता है। द एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न और इनकम फ्रॉम ए कैपिटल असेट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड ओवर इट्स लाइफ टाइम एंड द एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, पहले से ही आप फ्यूचर में क्या कर लेंगे, कैपिटल असेट की वैल्यू की काउंट कर लेंगे। इसमें आपने क्या किया, मान लीजिए आपने सिलाई मशीन ली, ठीक है, सिलाई मशीन ली और आपने एस्टिमेट, ये सारा का सारा क्या है, अज्यूम किया है आपने, सारा का सारा एस्टिमेट किया है, कैलकुलेशन किया है, केवल किसमें, कल्पना में किया है आपने, है ना, ठीक है ना। आप ये रियल नहीं है, आपने इसको केवल अज्यूम किया है कि इतना मेरा प्रोडक्शन होगा, इतना मेरा ये होगा, ये सब अज्यूम कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपने पहले ही ये तय कर लिया कि मैं ये मशीन परचेज करूंगा, उससे कितना मैं प्रोडक्शन करूंगा और उसकी सेल करूंगा, ठीक है, और साथ में उस मशीन की कॉस्ट क्या होगी और उस मशीन में जो धागा लगेगा या कुछ भी लगेगा उसकी कॉस्ट क्या होगी। इन सबको जितनी कॉस्ट हुई है और जितना हमको इनकम होने वाली है, जितनी कॉस्ट होगी फ्यूचर में और जितनी इनकम होगी, उसका डिफरेंस ही क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स फ्रॉम कैपिटल असेट्स। यानी कि उस कैपिटल असेट से जो हम खरीदने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं, उससे कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी इनकम जनरेट होगी, उसी को ये बताता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स फ्रॉम कैपिटल असेट। वेरिएबल कॉस्ट्स आर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल, वेजेस, एडवर्टाइजिंग, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। ये माइक्रो का टॉपिक है हालांकि, कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो वेरी करता है, जैसे रॉ मटेरियल है, वेजेस है, एडवर्टाइजिंग है, मेंटेनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनकी कॉस्ट, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, देखो मैं जल्दी से बताता हूं। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती है, और प्रोडक्शन जीरो हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाती है, जीरो। इसी को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्शन डिक्रीज हो या प्रोडक्शन जीरो हो जाए, तीनों ही केस में वो फिक्स रहती है। मान लीजिए 50 रुपीज है फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तब भी ये फिक्स्ड कॉस्ट 50 रहेगी, डिक्रीज होगी तब भी 50 रहेगी, और अगर जीरो हो जाएगी तब भी डिक्रीज रहेगी। इसी को फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आगे।
सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट देख लेते हैं, क्योंकि एमईसी दो पे डिपेंड करती है, एक तो ये सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल और एक जो अभी हमने देखा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ठीक है, व्हेन एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू बाय ए कैपिटल एसेट ही हैज टू पे ए प्राइस फॉर इट। हम सभी जानते हैं कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, वो कैपिटल एसेट लेता है, कोई मशीन लेता है प्लांट के लिए, ठीक है, फैक्ट्री लगाता है, तो वो क्या करता है, उसको पे करना होता है, उसकी मशीन की क्या होती है, प्राइस देनी होती है। दिस अमाउंट इज कॉल्ड द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल एसेट और द करंट कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। और जो परचेज प्राइस वो देने वाला है, जो परचेज प्राइस वो मशीन के लिए या एसेट के लिए देने वाला है, उस प्राइस को ही करंट कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट या कैपिटल एसेट की प्राइस कहा जाता है, करंट। ठीक है, कीन्स कॉल्ड दिस कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ए कैपिटल एसेट एज द सप्लाई प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। और इसी को कीन्स ने क्या कहा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा है और सप्लाई प्राइस के नाम से भी कहा है। इट इज द प्राइस एट विच द न्यू कैपिटल एसेट इज रिप्लेस्ड। और ये वो प्राइस है जिस पर हम नई कैपिटल लेते हैं, पुरानी को रिप्लेस करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एसपी, सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू पीवाई1, वेयर पीवाई क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स। पीवाई क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स, जो कि एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, कि हमने पहले एज्यूम कर लिया कि हम मशीन जो ले रहे हैं उससे हम इतना सेल करेंगे और इतनी इनकम हमें होगी। ठीक है, ईयरली। तो पहले साल में हमने यहां ईयर का लिया है, तो 1 ईयर, 2 ईयर और फिर एन ईयर। तो पहले साल में कितना प्रोस्पेक्टिव यील्ड आपका, कितना आपको इनकम जनरेट होगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। अब ये आर क्या है, आर ही क्या है, एमईसी है। आर ही क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट है, एमईसी है, जो कि सप्लाई प्राइस को इस प्रोस्पेक्टिव यील्ड के इक्वल करने की कोशिश करती है। फिर प्लस पीवाई2, 1 प्लस आर का स्क्वायर। फिर ये जैसे जैसे ईयर इंक्रीज होता जाता है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर ऐसे थर्ड, फोर्थ और ये nth ईयर, तो ये हमारा एसपी का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। हेंस इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव डिस्कशन दैट द सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट इज द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो सप्लाई प्राइस क्या है, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट है एक तरह से। और वाइल द प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम कैपिटल एसेट इज द एनुअल एस्टिमेटेड फ्यूचर इनकम फ्रॉम द एसेट। जबकि प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है, कि फ्यूचर में हमें इस एसेट से कितनी एनुअल इनकम होगी वो बताता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ठीक है, एक और कंक्लूजन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है किन्स सेड दैट न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी डन ओनली व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू एमईसी। कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आई लेस देन है रेट एमईसी के। आर क्या है, एमईसी है, आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ एमईसी से, तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मैं कोई एंटरप्रेन्योर हूं, बिजनेसमैन हूं, और मैं कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूं, रिफाइनरी लगाना चाहता हूं, कुछ भी XYZ, कोई भी कंपनी लगाना चाहता हूं, और मैंने जो लोन लिया बैंक से उसकी रेट है 10%। ठीक है, और मेरे को जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उससे मेरे को रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए कैपिटल का एफिशिएंसी कितना है, वो है मान लीजिए कितना, 7%। तो इट मींस मुझे प्रॉफिट नहीं है, मुझे 3% का एक तरह से डायरेक्ट लॉस होगा, डायरेक्ट लॉस स्टार्ट होते ही, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, आई इज इक्वल टू एमईसी होता है जनरली किसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दोनों इक्वल हो जाते हैं इकोनॉमी में। तो इस केस में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा, एमईसी भी आपके डिपेंड हो जाएगी, इस पे इंक्रीज हो सकती है। दूसरा, आपकी जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी। आप जो वेरिएबल कॉस्ट होती है धीरे धीरे वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। हम देखते हैं ना माइक्रो में एसी, एवीसी हम देखते हैं ना, तो ये डिक्रीज होती है धीरे धीरे, तो उसका फायदा मिल जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम बोथ द मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड द एमईसी आर इक्वल। जैसा कि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम में एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल। तो आप देख सकते हैं यहां एमईसी है, वही एमईसी इक्वल टू R1 लिखा है। ठीक है, एमईसी 1 को ही हम R1 कह रहे हैं और एमईसी 2 को ही हम क्या कह रहे हैं, R2। तो आप देख सकते हैं
पहले एमईसी R1 है तो इन्वेस्टमेंट I1 हो रहा है, जैसे ही एमईसी डिक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होकर I2 हो जाता है। ठीक है, क्यों हुआ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज? क्योंकि एमईसी के डिक्रीज होने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है इकोनॉमी को। तो जैसे जैसे एमईसी डिक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता जाता है इकोनॉमी में, और जैसे जैसे इकोनॉमी में एमईसी इंक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता जाता है। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लेते हैं अब कुछ। एग्जाम्पल 1, इफ द सप्लाई प्राइस ऑफ अ कैपिटल एसेट इज 40,000 एंड एनुअल एक्सपेक्टेड इनकम ओवर इट्स लाइफ टाइम इज 2,000, देन फाइंड द मार्जिनल एफिशिएंसी एमईसी ऑफ द कैपिटल। ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है एमईसी निकालिए। तो इस केस में एमईसी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स फ्रॉम द कैपिटल एसेट डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट इनटू 100। तो एमईसी क्या हो गई? प्रोस्पेक्टिव यील्ड है 2,000 रुपीज डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस कितनी है 40,000। तो इसको किया तो ये 5% एमईसी एनुअल आ गई, यानी कि इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो 5% एनुअल हमें रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल व्हेन इंटरेस्ट रेट इज लेस देन और इक्वल टू 5% एनुअल। अगर एमईसी 5% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो 5% होनी चाहिए या 5% से कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट का फायदा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ द लाइफ ऑफ ए कैपिटल एसेट इज 2 years, इट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न 22,000 in the first year and 48,400 in the second year, and the annual discount rate MEC is 10%. Then find the supply price SP of the capital asset. इस केस में हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है? SP is equal to PY1 1 plus R, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ कितने ईयर है? केवल 2 ईयर है। तो हम ये इक्वेशन हम कितनी बार लिखेंगे? ये वाली इक्वेशन हम कितनी बार लिखेंगे? 2 ईयर तक, क्योंकि 2 हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दे दिया ना 2 ईयर, तो हम केवल 2 बार ये इक्वेशन लिखेंगे। तो SP इज इक्वल टू PY1 कितना है फर्स्ट ईयर में? 22,000। कहाँ है? ये रहा। पहले साल में कितना? 22,000 प्लस 1 प्लस R कितना है? MEC 10%, तो ये 10% आ गया। ठीक है, ऐसे सेकंड साल में 48,400 और 1 प्लस 10% सेकंड ईयर में। अब इसको कैलकुलेशन किया तो 10% का मतलब क्या होता है? 10 डिवाइडेड बाय 100, 10/100, और ऐसे ही यहां पे हमने 10/100 कर दिया। ये आपको इजी दिखाने के लिए मैंने इसको कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप दिखाई है। फिर 10/100 किया तो आंसर कितना आया? 0.1। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट किया तो 1 प्लस 0.1 1.1 होता है, और 1 प्लस 0.1 फिर से 1.1। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां आप पावर 1 है और यहां पावर 2 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यहां तक पहुंच गए थे हम। अभी हम कहां तक पहुंच गए? यहां तक तो पहुंच गए। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। 22,000 है, 1.1 है यहां पे, ठीक, और यहां कितना हो जाएगा? 1.01 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 1.21, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 20,000 प्लस 40,000 आंसर आता है सप्लाई प्राइस का 60,000। कंक्लूजन क्या निकला? सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल एसेट इज SP 60,000। इट मीन्स बाइंग दिस मशीन, कोई इस मशीन को बाय करने जा रहा है फॉर मोर देन 60,000 वुड बी ए लॉस डील। अगर कोई इस मशीन को 60,000 से ज्यादा में परचेज करता है तो उसे लॉस होगा, क्योंकि इसकी रियल जो एस्टिमेटेड प्राइस है कि अगर इससे हम प्रोडक्शन करेंगे हर साल, ठीक है, तो ये कितना प्रोडक्शन करेगी? 60,000 रुपीज का फ्यूचर में। तो अगर ये 60,000 रुपीज आपको ये मशीन देगी फ्यूचर में, तो आप 60,000 से अगर ज्यादा में इसको मशीन को परचेज करते हैं तो ये का क्या होगा? आपको लॉस। आपको 60,000 से कम में इस मशीन को परचेज करना चाहिए, ये बताती है यहाँ पे कैलकुलेशन। फिर ऐसे अगला सैंपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ ए फर्म बायस कैपिटल इक्विपमेंट फॉर ₹1 lakh, द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 1,21,000 आफ्टर 2 years, देन फाइंड द मार्जिनल एफिशिएंसी MEC ऑफ कैपिटल। इस केस में आप देखेंगे, सिंस MEC का फॉर्मूला क्या है? PY/1 प्लस R²। क्यों R² लिया? क्योंकि 2 ईयर का है ना, 2 ईयर का है तो हमने यहां डायरेक्ट 2 लिखा है। ठीक है, हमने सेकंड ईयर डायरेक्ट लिख दिया है कि PY/1 प्लस R²। तो अगर इस फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू PY√PY/SP-1। कैसे? ये देखिए, SP इज इक्वल टू PY/1 प्लस R² था, तो 1 प्लस R² इज इक्वल टू क्या हो गया? PY/
SP। फिर 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट पी वाई अपॉन एस पी, एंड आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पी वाई अपॉन एस पी माइनस 1। ठीक, ये तो हमने फॉर्मूले को कन्वर्ट किया। अब फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करो, रूट, ये रूट आ गया हमारा, ठीक है, और 1,21,000, पी वाई कितना है, पी वाई है ये रहा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना है 1,21,000, तो हमने ये लिखा 1,20,000, और ये कितना है, एसपी कितना है, एसपी है 1 लाख, एसपी कहाँ है, ये रहा सप्लाई प्राइस ऑफ इक्विपमेंट, तो 1 लाख, ठीक है। फिर ये माइनस का सिंबल, ये रहा माइनस का सिंबल, ठीक, फिर ये 1, ये 1, ठीक। अब इसको इक्वेट अपन ने इक्वल किया, तो ये डिवाइड किया, तो रूट 1.21 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू आया आंसर, आर इज इक्वल टू 0.1। और जब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इंटू 100 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 10%, दैट इज द एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इस केस में कितनी आई 10%। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। इफ द लाइफ ऑफ ए कैपिटल एसेट इज 5 years, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग 1,000 per annum, its current cost is rupees 3,500 and the interest rate discount rate is equal to MEC is equal to 12%, then is it profitable to invest in this capital asset? इसने क्या कहा है कि करंट कॉस्ट कितनी है, करंट कॉस्ट है इसकी 3,500, और कितने साल तक चलेगी ये 5 ईयर तक चलेगी ये कैपिटल असेट, ठीक है, और MEC 12% दे दिया, और कितनी कमाई हो रही है 1,000 पर एनम। अब बताओ कि इसे इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, तो कितने ईयर तक चलने वाली है ये मशीन 5 ईयर तक, तो हमने ये पहला ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर तक का डाटा ले लिया। हमारा फॉर्मूला कितने सालों तक चलेगा इसमें 5 ईयर तक के लिए, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, फर्स्ट ईयर में कितना 1,000, सेकंड ईयर में भी 1,000, थर्ड में भी 1,000, फोर्थ में भी 1,000 और फाइव में भी 1,000। क्या हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, पीवाई का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड कि कितनी अर्निंग होगी इसमें पर एनम। तो ये देखो ये लिखा हुआ 1,000 पर एनम इसकी अर्निंग है, तो हमने यहाँ 1,000 लिख दिया है सब जगह, ठीक है। फिर आर कितना है, MEC है 12%, तो हमने हर जगह ये 12% लिख दिया। क्लियर है यहां तक, ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। तो यहां तक हमारा क्लियर हो चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12% का मतलब मैंने पहले ही बताया 12/100 होता है, तो हमने हर जगह 12/100 ये सारा कैलकुलेशन कर दिया। फिर उसके बाद 12 में 100 का डिवाइडेशन करेंगे, 12 में 12 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.12, 0.12, 0.12, 0.12, 0.12। मैं स्टेप स्टेप बाई बता रहा हूं, ठीक है। फिर ये 1,000 ऐसे कैसे है। अब 1 प्लस, ध्यान दे, 1 प्लस 0.12 कितना होता है 1.12, 1.12, 1.12, 1.12, 1.12। कोई दिक्कत, ठीक है। फिर उसके बाद और देखते हैं हम, तो यहां तक हम कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1000 में 1.12 का डिवाइडेशन करेंगे तो 892.86 आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 797.19 आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 711.78 आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 635.51 आता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 567.43 आता है। और टोटल आंसर आता है, एसपी प्राइस कितनी आई, सप्लाई प्राइस कितनी आ गई 3,604.77, 3,604.77 ये हमारी सप्लाई प्राइस आई। अब कंक्लूजन क्या लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि करंट कॉस्ट 3,500 की है। ये मशीन अगर आप खरीदते हैं, ये सेट खरीदते हैं तो 3,500 रुपीज आपको देने होंगे, और इससे हमको प्रॉफिट कितने होने वाला है 3,604.77। ये इसकी फ्यूचर प्राइस है, इतनी प्राइस होनी चाहिए, लेकिन ये मिल रहा कितनी में है, ये मशीन, ये असेट या मशीन हमको मिल रही कितने में है 3,500 में। होनी चाहिए कितनी कीमत इसकी 3,604.77। इट मींस एक्सपेक्टेड इनकम क्या है कैपिटल असेट की, वो ज्यादा है। एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है 3,604.77, रियल कॉस्ट कितनी है इसकी 3,500। तो आंसर क्या निकलेगा, इट इज प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट बाय बाइंग दिस कैपिटल एसेट। इसलिए 3,500 में अगर इस मशीन को हम लेते हैं तो हमको फायदा है, प्रॉफिट है, क्योंकि हम उससे कितनी इनकम जनरेट कर लेंगे 3,604.77 रुपीज। ठीक,
उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा टॉपिक। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।